हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में देशी रियासतों का विलय, यानी किस किस तरीके से देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया और कौन कौन सी वो देशी रियासतें हैं जिनको मिलाने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाए गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता से पहले की और स्वतंत्रता के बाद की और स्वतंत्रता के समय की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें अपने इस भारत की, हेडिंग देशी रियासतों का भारत में विलय, यानी देशी रियासतों का भारत में विलय। यदि मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें भारत की, ये अपना भारत है, ये भारत है। अगर हम इस वाले भारत को देखें तो ये जो भारत है इसमें ये है ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत है जो अंग्रेजों के अधिकार में था। यानी एक हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों के अधिकार में था और एक वो भारत जो देशी रियासत था, देशी रियासत था और यहां पर अधिकार किसका था? राजाओं का। यानी एक वो भारत जहां अंग्रेज शासन करते थे और एक वो भारत जहां पर देशी राजा शासन करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम देशी राजाओं के बारे में बात करें तो इनके पास लगभग भारत का 40% हिस्सा था और यदि हम ब्रिटिश अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों के पास भारत का लगभग 60% हिस्सा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें इस बार भारत की बात करें, जब भारत आजाद होने को है, अंग्रेजों के समय पे भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 565 लगभग देशी रियासतें थी। इसके बाद में जब भारत में यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब बिल पेश किया जाता है 4 जुलाई 1947 को, जब 4 जुलाई 1947 को वहां भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया जाता है तो वो पारित होता है 18 जुलाई को। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें यहां भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये बिल पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को। जब ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश कर दिया, ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। जैसे ही 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया और जब ये पारित हुआ तो इस समय जब ये सामने देखा गया, भारत की आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी देखा गया। एक तो बना भारत, एक राष्ट्र बना पाकिस्तान और जो तीसरा हमें देखने को मिला वो थी देशी रियासतें। देशी रियासतें यानी जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को, तो ये जो विधेयक पारित हुआ है तो हमने भारत जो देखा है वो भारत देखा है, एक तो खुद भारत, एक पाकिस्तान देखा और देशी रियासतें। जब ये पारित होके यहाँ पे आया तो ये जो देशी रियासतें हैं इनके बारे में ये कहा गया कि यदि ये स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं। यानी ये स्वतंत्र रहना चाहें, स्वतंत्र रह सकती हैं। यदि अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहें तो पाकिस्तान में मिला सकती हैं और यदि ये चाहें भारत में मिलाना तो भारत में मिला सकती हैं। यानी ये कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहें स्वतंत्र रख सकती हैं, ये अपने आप को भारत में मिलाना चाहें भारत में मिला सकती हैं,
ये अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहें पाकिस्तान में मिला सकती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ देशी रियासतों ने अपने आप को अपने प्यार से ही भारत में मिला लिया और कुछ देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गईं। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्रता के बाद भी न पाकिस्तान में गईं न भारत में रहीं, वो केवल स्वतंत्र देशी रियासतें रहीं। जो स्वतंत्र देशी रियासतें हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जिनके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो है जूनागढ़, जूनागढ़ देशी रियासत, और एक है जम्मू कश्मीर देशी रियासत, और जो तीसरे नंबर पर देशी रियासत है वो है हैदराबाद देशी रियासत। हम आजादी के बाद इन 3 देशी रियासतों की बात करने वाले हैं कि इनको भारत में कब मिलाया गया, कौन सी देशी रियासत को किस तरीके से मिलाया गया, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा भारत है और भारत किस तरीके से बन गया है आपने खुद देखा है। ये हमारा भारत है। भारत केवल 2 ही तरीकों से था उस समय। जो ब्रिटिश भारत था उसे अंग्रेज भारत कहते थे। अंग्रेज वहां शासन कर रहे थे, वो लगभग भारत का 60% हिस्सा था। यदि हम देशी रियासतों की बात करें, यहाँ राजा राज कर रहे थे जो लगभग 40% हिस्सा को घेरे हुए थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस समय ब्रिटिश भारत में थे उस समय लगभग 565 देशी रियासतें थी। 565 देशी रियासतों में से जब बंटवारा हुआ तो कुछ देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गई और भारत में जो देशी रियासतें रह गईं उनकी संख्या थी 552। इन 552 में से 549 ने अपने आप को विलय पत्र पर साइन करके भारत में मिला लिया, और जो 3 देशी रियासतें हम देख रहे हैं उसमें एक हैदराबाद है, एक जम्मू कश्मीर और एक जूनागढ़ है। अब हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की, हैदराबाद की और जूनागढ़ की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर जो देशी रियासत है उसके राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह राजा अपने आप को स्वतंत्र चाहते थे, अपनी देशी रियासत को स्वतंत्र चाहते थे कि हम अपना जम्मू कश्मीर देश अलग बनाएंगे, हम यहाँ के राजा रहेंगे, हम यहाँ पे, क्योंकि हम नेहरू जी की जो नीति थी वो समाजवादी थी, लोकतंत्र थी। क्योंकि अगर लोकतंत्र आ जाता जम्मू कश्मीर में तो राजा नहीं रहता, जनता का शासन रहता। और आप समाजवादी की यदि हम बात करें तो समाजवाद में जनता और सरकार का सब कुछ होता है, यानी जो जनता का है वो सरकार का है, वो सरकार का है वो जनता का है। लेकिन राजाशाही शासन में जो राजा का है वो राजा का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, यदि हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये जो जम्मू कश्मीर, यदि देखें हम यहां पर, तो ये जम्मू कश्मीर का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जो अपने भारत का है। यानी ये है, समझ लीजिए। यानी हम बात करें जम्मू कश्मीर की, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है यहां का राजा है हरि सिंह, राजा हरि सिंह। यानी जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। और यहां जम्मू कश्मीर में कश्मीरी घाटी में जो लगातार आंदोलन को सक्रिय किए हुए थे वो थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे खासे मित्र थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है, यानी ग्रेजुएशन है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। ये यहाँ से ग्रेजुएशन करके जम्मू कश्मीर घाटी में आंदोलन कर रहे हैं राजा हरि सिंह के खिलाफ। जब ये राजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि या तो अपने आप को राजा मानना मना कर दीजिए और भारत यानी जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की बात कहिए। अगर हम बात करें शेख अब्दुल्ला की, तो शेख अब्दुल्ला के पुत्र थे फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के जो पुत्र हैं वो हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं 2024 में।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है वहां का जो राजा था वो था हरि सिंह। हरि सिंह राजा था, लेकिन जब 1947 में भारत से अलग हो गया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की जो एक जनजाति है, पाकिस्तान की एक कबायली जाति है, कबायली, ये जो कबायली जाति है खाना बदोश आदमखोर जनजाति सी, यानी ये जो कबायली जाति है ये जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देती है 22 अक्टूबर 1947 को। यानी पहला ही क्वेश्चन यही बनता है कि पाकिस्तान की कबायली जाति ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कब किया। तो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 22 अक्टूबर 1947 को। जैसे इसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, हरि सिंह राजा सोचता का सोचता रह गया। जब ये सेना आगे बढ़ रही पाकिस्तान की, ये उरी में पहुंची, उरी में इतना इसने नरसंहार किया, इतना महिलाओं के साथ भी जाती हुई थी उस समय। तो ये कबायली जाति ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किया, और जम्मू कश्मीर पर हमले को देखते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए भारत के साथ। जैसे ही भारत के साथ हस्ताक्षर किए, भारत की सेना 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहुंच गई। जैसे जम्मू कश्मीर में सेना यहां पहुंची, और सेना ने यहां पहुंचते ही युद्ध विराम कर दिया, यानी युद्ध रोक दिया। उधर से जो सेना बढ़ती आ रही थी उसके पैर रुक गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों डेटों को आप याद रखो। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबायली जाति ने भारत के यानी जम्मू कश्मीर पर हमला किया, आक्रमण किया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और 27 अक्टूबर 1947 को भारत की जो सेना है वो जम्मू कश्मीर में पहुंच जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये जम्मू कश्मीर में पहुंचती है तो इसके बाद में भारत अपना मैटर यूएनओ में ले जाता है। यूएनओ एक संस्था है, ये संयुक्त राष्ट्र जिसे हम बोलते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। अभी नया ही बना है, क्योंकि 47 में तो यही कांड हो गया और 45 में ये बनाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब यूएनओ में जाता है तो यूएनओ में जाता है ये कब? 1 जनवरी 1948 को। जब 1 जनवरी 1948 को ये केस यूएनओ में जाता है तो यूएनओ 5 सदस्यों का एक आयोग बनाता है, यानी 5 सदस्यों का एक आयोग बनाता है। जब ये आयोग जांच करता है कि क्या करना चाहिए, तो ये सबसे पहले प्रतिक्रिया यही देता है कि पहले आप युद्ध विराम करिए, युद्ध विराम करिए। दूसरी बात बोलता है कि आप जनमत संग्रह कराइए, यानी जम्मू कश्मीर में आप क्या कराइए? जनमत संग्रह कराइए। और तीसरी बात थी, जो दोनों देशों की सेना है वो यथास्थिति में रहेंगी। यथास्थिति का मतलब है जहां रुकी है सेना वही की वही रुकी रहेंगी। जब ये बात आई तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। जब ये जवाहरलाल नेहरू के पास आए तो कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि यदि हमने अगर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करा दिया तो जम्मू कश्मीर भले ही सेना यहाँ रुकी हुई है, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमें पाकिस्तान को देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है जिसमें ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, अगर हम यहाँ पर जनमत संग्रह कराएंगे तो ये जितने भी मुस्लिम पक्ष वाले हैं अपने आप को पाकिस्तान में मिलाने की कहेंगे,
फिर हमें अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे की यदि हम बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक नाम और सुना होगा वीपी मेनन के बारे में। भारत में एक रियासती मंत्रालय है, रियासती मंत्रालय, और एक गृह मंत्रालय, और एक उप प्रधानमंत्री। यदि हम तीनों पदों को देखें तो ये तीनों विभाग किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। ये तीनों विभाग किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस रियासती मंत्रालय के सचिव थे वीपी मेनन। यानी रियासती जो मंत्रालय है इसके मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव है वीपी मेनन। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की बहुत अच्छी भूमिका रही है देशी रियासतों को भारत में मिलाने की। तो कभी भी आपसे पूछे कि रियासती मंत्रालय का सचिव कौन था, तो कौन था? वीपी मेनन। और मंत्रालय किसके अधीन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, यदि हमने जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया, जम्मू कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। जब जम्मू कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये बात सुनी, तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1949 को और कह दिया कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम शांत हैं, जब होगा आगे हम देख लेंगे। तो जब होगा आगे देखने की बात आई, तो जो हमने जम्मू कश्मीर की जो सीमा देखी है, जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री देखी है, वहां पर जो जम्मू कश्मीर की हमने बाउंड्री देखी है, जम्मू कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर है, यहां पर एक लाइन खींच दी गई जिसका नाम है LOC। एक लाइन खींची गई LOC, और इधर तो है जम्मू कश्मीर और इधर है POK, और ये है आपका पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। यानी 1947 में जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, सेना यथास्थिति में वहीं की वहीं रोक दी। तो यहां जो सेना रुकी है वही वहां पर एक बाउंड्री बना दी जिसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक रेखा। जब ये नियंत्रक रेखा बना दी है, इससे उधर का हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा उसका नाम है POK। POK बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर। जब इस पर कब्जा किया गया है तो टोटल जम्मू कश्मीर का देखें तो ये वर्तमान में लगभग 33% हिस्सा है। 33% भाग POK का है। और हमने जब पॉलिटी जब आगे पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पॉलिटी यानी लोकसभा की जो कुल सांसद हैं, लोकसभा की कुल सीटें हैं 552 है, लेकिन चुनाव जो होता है वो 545 पे होता है। यदि हम 7 सांसदों की बात करें तो हमने POK के लिए छोड़ रखे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बताएं कि ये जो POK है इसमें इतनी जनसंख्या है या उस समय थी कि हमारे 7 सांसद इस वाले क्षेत्र से चुनाव जीत करके आ सकते थे, लेकिन इस वजह से हमने ये 7 सीटें खाली छोड़ रखी हैं कि जिस समय मौका मिलेगा POK को भारत में मिलाने का, उस समय POK को मिला करके ये 7 सांसद यहीं से चुनाव जीत करके और भारत की लोकसभा में बैठेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो LOC लाइन खींच दी गई है ये उसी का परिणाम है। जब यहाँ पर युद्ध विराम की बात आई, यथास्थिति में सेना रही, जब यथास्थिति में सेना रही तो यहाँ जब जम्मू कश्मीर का जो भी हिस्सा भारत को मिलता है, यानी विलय पत्र पर साइन किया हरि सिंह ने, और जो भी भारत को हिस्सा जम्मू कश्मीर का मिला, शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, क्योंकि उस समय संविधान का निर्माण हो रहा है। जिस समय हमने ये कहानी पढ़ी है
उस समय संविधान का निर्माण हो रहा है, क्योंकि संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अभी तो हमने 49 तक की ही डेट देखी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और बोले कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से एक अस्थायी आर्टिकल जोड़िए और अस्थायी आर्टिकल बनाइए। जैसे ही जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी आगे, वो जाकर के कह देगी कि हाँ अब यहाँ शांति, आप 370 हटा लीजिए, तो हट जाएगा। तो पहली बात तो यही है कि 370 अस्थायी जम्मू कश्मीर के लिए जोड़िए। लेकिन ये 370 संविधान सभा ने कब स्वीकार की? 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को ये भारत की संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 370 जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी रहेगा। एक आर्टिकल और पेपर में आता है 35A। ये 35A 1954 में अलग से जोड़ा गया। ये पूछ भी सकता है कि जम्मू कश्मीर के लिए 35A कब जोड़ा गया था? 1954 में जोड़ा गया। यदि हम इसके बारे में बात करें कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान सभा की बात आई कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए, अलग संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो अलग संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो यदि हम बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण हुआ और इस संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए 17 नवंबर 1956 को 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान बनाकर तैयार भी कर दिया। जब जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान तैयार किया गया तो ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपसे कभी भी पूछे कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ था? 17 नवंबर 1956 को। जब ये 17 नवंबर 1956 को ये बनकर तैयार हो गया, तो फिर लागू कब हुआ? ये लागू हुआ उसी दिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1957 को। जब ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर के लिए एक तो हमने देखा है 370 और एक हमने देखा है 35A। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान दिखाई दे रहा है और अलग से इसका बना था झंडा। यानी जम्मू कश्मीर का अलग ही संविधान हो गया, अलग ही झंडा हो गया, अलग ही 35 अलग ही 370। लेकिन जैसे ही समय बदला, जैसे ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2019 में और जैसे ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, जैसे लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, सब कुछ खत्म। तो यदि हम यहां पढ़े कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जब ये 2019 लाया गया है तो ये लागू कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। और लागू होते ही जो 370 ये खत्म हो गई, 35 से ये खत्म और संविधान भी खत्म और झंडा ये भी खत्म। ये चारों की चारों चीजें कब खत्म हो गई? 31 अक्टूबर 2019 को। अब ये 31 अक्टूबर को ही क्यों हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और उनकी जयंती की याद में भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का जनक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यदि हम एकीकरण की बात करें तो हमने जर्मनी के बारे में सुना है कि जर्मनी में एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। इटली में गैरिबाल्डी और मैजनी को। वैसे ही सेम काम किया था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
तो इसमें जम्मू कश्मीर तो आपने मिलती हुई देख ली है, और जम्मू कश्मीर जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 में यह लागू हुआ, उसके बाद में ही जम्मू कश्मीर हमें दो देशी रियासतों के दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देखने को मिला है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और जो जम्मू कश्मीर है उसमें तो विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। और जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है उमर अब्दुल्ला। जिस समय हमने शेख अब्दुल्ला की बात की, शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आगे बात करने वाले हैं जूनागढ़ के बारे में। यदि हम जूनागढ़ की बात करें तो ये जो जूनागढ़ है, अगर भौगोलिक स्थिति इसकी देखें तो ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में प्रशासनिक स्थिति के तरीके से यदि देखें तो गुजरात इस तरीके से है यहां पर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये था जूनागढ़, ये वाला था जूनागढ़, ये है जूनागढ़, और ये वर्तमान में गुजरात है। तो इस जूनागढ़ की हम बात करें, ये जूनागढ़ है, इसका जो राजा है वो है महावत खान। महावत खान यानी जूनागढ़ का जो राजा है वो है महावत खान, और इसका जो दीवान है शहनवाज भुट्टो। यानी जूनागढ़ का जो राजा है वो है महावत खान, और वहां का जो दीवान है वो है शहनवाज भुट्टो। जो भुट्टो है जो जूनागढ़ के दीवान है, इनके जो पुत्र हैं वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। यानी शहनवाज भुट्टो के जो पुत्र थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री थी बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो की जो पुत्र थे उनका नाम है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो वर्तमान सरकार में विदेश मंत्री है पाकिस्तान में। तो ये जो शहनवाज भुट्टो है दीवान जूनागढ़ के, और यहाँ के जो राजा है महावत खान, लेकिन ये दोनों ही मुस्लिम हैं, लेकिन जूनागढ़ की जो आबादी है ज्यादातर वो हिंदू है। यानी आबादी कौन है वहां पे, सबसे ज्यादा हिंदू है। तो इस जूनागढ़ को मिलाने की बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप जूनागढ़ को भारत में मिला लीजिए, और आप इस जगह पे ऐसी जगह पे हैं कि आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान में चले जाएं, और वाकई में जूनागढ़ वाले जो राजा थे वो सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान में भाई यहाँ पे आप रह रहे हो, आप खुद जा सकते हो पाकिस्तान में, लेकिन इस जमीन को कैसे ले जाओगे? कोई चटाई भटाई थोड़ी नहीं कि उस पर बैठे कि हम तो पाकिस्तान में जा रहे हैं, इस वाली जमीन को कैसे आप कवर कर पाओगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप कैसे भी करके आप अपने आप को भारत में विलय कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हम जनमत संग्रह कराएंगे, आप राजा रहोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या किया, ये नहीं माना बाबत, नहीं तो हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह कब कराया? 20 फरवरी 1948 को। यानी 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, और जूनागढ़ की जितनी भी आबादी थी सब भारत की तरफ, और जैसे ही भारत की तरफ, और यहां से ये भाग के कहां चलेगी? पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान जूनागढ़ को अपने नक्शे में दिखाता है कि जिस दिन हमारा हाथ लगेगा हम जूनागढ़ को ले लेंगे। खैर हंसी की बात है, कोई बात नहीं। यानी जनमत संग्रह के आधार पर हमने जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। कब मिलाया? 20 फरवरी 1948 को। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को हमने जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया? तो कौन है? जूनागढ़। राजा याद रखना और दीवान याद रखना।
ये दीवान शहनवाज भुट्टो और शहनवाज भुट्टो के पुत्र जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री बेनजीर भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के पुत्र है बिलावल भुट्टो जो वर्तमान में पाकिस्तान में विदेश मंत्री। हम भुट्टो को याद रखना जरूर। ये हमने जूनागढ़ को मिला लिया। यदि हम बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद को कैसे मिलाया है? ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद को जो मिलाने की प्रोसेस है वो ये है कि अगर हैदराबाद को हम वर्तमान के भारत के नक्शे में देखें उस समय के हिसाब से, तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है और इस जगह पर था हैदराबाद, ये था हैदराबाद। अगर इस हैदराबाद की हम बात करें तो यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो राजा है ये क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद का जो राजा है उसका नाम है उस्मान अली, उस्मान अली खान। यानी हैदराबाद का राजा कौन था उस समय? उस्मान अली खान। इसके पास पहुंचे कि आप भारत में अपने आप को मिला लीजिए, राजी से मिला लो, नहीं तो जबरदस्ती तो आप मिलोगे ही भारत में। लेकिन जहां का जो हैदराबाद इसका जो दीवान है ये दिल्ली में गया और दिल्ली में जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोला कि आप ये सोच रहे हो कि वहां पे हम कुछ ऐसा करा देंगे, अगर आपने हैदराबाद को मिलाने की कोशिश की तो वहां इतना नरसंहार होगा हिंदुओं के साथ, आप सोच भी नहीं सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप दिल्ली में खड़े हो और आप सोच भी नहीं सकते कि यहां से वापस हैदराबाद में चले जाओगे। तुरंत उसको नजरबंद करवाया और नजरबंद करवाने के बाद में यहां पर ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था पोलो। ऑपरेशन कौन सा चलाया? पोलो। ऑपरेशन पोलो कब चलाया ये समझो। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मृत्यु हो गई। यानी जिन्ना की मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1948 को। इसकी मृत्यु के बाद में 13 सितंबर 1948 से लेकर 18 सितंबर 1948 तक ऑपरेशन पोलो चला। ऑपरेशन पोलो कब से चला है? 13 सितंबर 1948 से लेकर के 18 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो चला। और ऑपरेशन पोलो चला, यहां ऑपरेशन पोलो में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस की कार्यवाही की गई। यानी पुलिस की कार्यवाही की गई, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और ऑपरेशन पोलो चला करके 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया, भारत में विलय। तो आपसे कभी भी पूछे कि हैदराबाद को भारत में कैसे मिलाया? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ऑपरेशन कौन सा चला? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद कब मिलाया? 18 सितंबर 1948 को। हैदराबाद का राजा कौन था? उस्मान अली खान। और ये जो मिला है, जब मिल गया भारत में, तो जो 3 देशी रियासतें थी वो भी भारत में मिल चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा। जब हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा, उसमें आर्टिकल पहले में लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी भारत एक ऐसा स्टेट है जो यूनियन है, जो संघ है। इसमें कोई भी स्वतंत्र यानी कोई भी राज्य, कोई भी इकाई अपने आप को किसी समझौते को लेकर के भारत में नहीं मिली है कि हम भविष्य में कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये अपना दिमाग चला रहे थे। इनको मिलना ही था भारत में, राजी राजी से, नहीं तो जबरदस्ती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने तीनों देशी रियासतें देखी हैं। यदि हम तीनों देशी रियासतों के बारे में यदि बात करें कि ये भारत में कब कब मिली है, किस किस यानी किस किस तिथि को, तो वो एक बार तिथि देख लें। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें
जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें, जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ, जम्मू कश्मीर विलय कब हुई, और हम दोनों तीनों चीजें देखेंगे, कारण क्या था, किस तरीके से। तो जम्मू कश्मीर को यदि हम देखें तो विलय कैसे हुई है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और 26 अक्टूबर 1948 को, सॉरी 26 अक्टूबर 1947 को ये जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गई। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे जूनागढ़ की, जूनागढ़ कब मिला, यानी जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, जनमत संग्रह के आधार पे, जनमत संग्रह के आधार पे कब हुआ, 20 फरवरी 1948 को। यदि हम बात करें हैदराबाद की, यदि बात करें हम हैदराबाद की, तो हैदराबाद का विलय पुलिस कार्यवाही के द्वारा कब हुआ, 18 सितंबर 1948 को। ये तीनों ही आप याद रखना, तीनों देशी रियासतें किस तरीके से विलय हुई है, ये विलय पेपर में आते हैं। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जूनागढ़ जनमत संग्रह कराया और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई। डेट तीनों की आपके सामने है और ये तीनों ही पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। कल हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। किस तरीके से 1950 में हमारे पास जब संविधान लागू हो रहा है, उस समय हमारे पास जो राज्य हैं वो एबीसीडी कैटेगरी में हैं। एबीसीडी कैटेगरी के हिसाब से हम हटा करके 1956 में हम कैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। उसके बाद में हम सफर तय करेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। उसके बाद में हम भाग पढ़ेंगे 2, जिसमें नागरिकता के बारे में पढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।